कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1999 लंदन में, जहां पर एक छोटी बच्ची जोया अपने पिताजी के साथ में रह रही होती है। रेहान नज़र, जोया के पिता, उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो साथ में ही जोया को ये भी समझाते हैं कि जब भी तुम फाइट करो तो तुम्हारे पास में एक वजह होनी चाहिए। अगर तुम बेवजह फाइट करोगे तो तुम टेररिस्ट कहलाओगे। अगली सुबह हमें जोया और उसके पिताजी स्कूल और ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए दिखाए जाते हैं और बैकग्राउंड में टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप लग गई है और मार्शल लॉ भी इम्पोज हो गया है। गाड़ी तक आने के बाद जोया के पापा को एहसास होता है कि वो लंच बॉक्स तो किचन में ही भूल गए हैं। उसे लाने के लिए वो जोया को दोबारा वापस घर भेज देते हैं। जोया जब वहाँ से लंच बॉक्स लेकर वापस आ रही होती है, तभी उनकी कार में एक बम धमाका होता है और जोया वहाँ से देखती है तो उसके पापा की जान जा चुकी होती है। अपने पिताजी के फ्यूनरल पर जोया उदास खड़ी होती है और तभी वहाँ पर एक अननोन बंदा आकर उनसे उनके पिताजी के बारे में बात करने लगता है और वो काफ़ी कुछ जानता था उनके पिताजी के बारे में। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस बंदे का नाम आतिश रहमान है और वो जोया के पिता के काफ़ी करीबी रह चुका है और जोया के पिता ने उसे भी ट्रेंड किया था और वो जोया को कन्विंस कर लेता है आईएसआई ज्वाइन करने के लिए और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी भी लेता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ पर रॉ की नई चीफ मैथिली अपने एक एजेंट से फ़ोन पर बात कर रही हैं और उनसे एक इन्फॉर्मेशन साझा कर रही होती हैं अपने एक पुराने एजेंट के बारे में जिसे पाकिस्तान के अंदर कैप्चर कर लिया गया है। अगले सीन में हमें पाकिस्तान की गलियां दिखाई जाती हैं जहां पर कुछ लोग मिलकर एक बंदे को पीट रहे होते हैं और ये बंदा वही एजेंट है जिसका नाम है गोपी। गोपी पाकिस्तान में फंस गया है और इसी के रेस्क्यू की जिम्मेदारी मिली है अविनाश उर्फ टाइगर को। जब वो लोग वहाँ पर उसे पीट रहे होते हैं तो अविनाश उर्फ टाइगर उनके बीच में आकर उन्हें पानी पिलाता है। वो कहते हैं कि इसे पानी मत पिलाओ, ये एक भारतीय है। मगर अविनाश नहीं रुकता और उनकी आपस में एक लड़ाई हो जाती है और टाइगर उनके बीच में से गोपी को बाइक पर उठाकर पाकिस्तान की गलियों में से भगा ले जाता है। एक हाई प्रोफाइल चेज होती है जिसमें कार से पाकिस्तानी उनके पीछे लग जाते हैं। अब टाइगर जब वहां से भाग रहा होता है तो उसने एक बैकअप प्लान बनाया हुआ हो। प्लान में उनके पास है एक हेलीकॉप्टर जिसमें वो दोनों वहां से जाएंगे निकल के। मगर हेलीकॉप्टर में जब वो पास में आता है तो वो गोपी को रस्सी से हेलीकॉप्टर के ऊपर टांग देता है और अभी भी पाकिस्तानी उनके पीछे लगे हुए होते हैं। टाइगर वहां से अपनी बाइक लेके निकल जाता है और एक पहाड़ पर चढ़ने लगता है। पहाड़ पर चढ़ते वक्त उस पर लगातार गोलीबारियां हो रही होती हैं। पहाड़ के टॉप पर जाकर वो अपनी बाइक से कूद जाता है और हवा में हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और एक हाथ से झूलता हुआ पाकिस्तानियों को टाटा करता हुआ गोपी को वहां से रेस्क्यू कर कर वापस ले जाता है। अब गोपी का रेस्क्यू तो हो जाता है मगर गोपी की हालत जो है वो काफ़ी नाजुक हो रखी होती है और वो बार बार टाइगर से ये चीज़ कहता है कि मैं अपने जो आखिरी सांसें हैं अपने मुल्क में लेना चाहता हूँ। वो बाहर बार बार देखता है कि हिंदुस्तान कब आएगा और कब हम इस पाकिस्तान से निकलेंगे। और इसी बीच वो टाइगर को एक इन्फॉर्मेशन देता है नए आउटफिट के बारे में जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और उसे बताता है कि ये नया आउटफिट आईएसआईएस और एलईटी से भी ज़्यादा डेंजरस है। और वो बताता है कि उसने सारी डिटेल एजेंसी के सर्वर में डाल दी हैं और उनकी तरफ से कोई एक एजेंट है जो डबल एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के बाद हेलीकॉप्टर इंडिया में प्रवेश कर जाता है और गोपी अपनी सांसें त्याग देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रिया के अंदर, जहाँ पर टाइगर अपनी फैमिली से मिलने जाता है। टाइगर की फैमिली में उसकी वाइफ है और एक उसका बच्चा है जिसे वो जूनियर के नाम से कहकर बुलाता है और एक डॉक्टर वहाँ पर जूनियर का इलाज कर रहे होते हैं, उसे कुछ दवाई दे रहे होते हैं। जब जूनियर को इंजेक्शन लग रहा होता है तो टाइगर कुछ असहज महसूस करता है। तो इस पर जूनियर कहता है कि आप अपनी जॉब कैसे करते हैं इतनी खतरनाक जब आप एक इंजेक्शन से डरते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद टाइगर जोया से गोपी की मौत का जिक्र करता है और उसे बताता है गोपी के आखिरी शब्द जिसमें उसने डबल एजेंट के बारे में बताया था। तो इस पर जोया टाइगर से कहती है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। टाइगर अब काफ़ी उदास है और कंफ्यूज है। उसे कहीं ना कहीं डबल एजेंट की वाली बात पर जोया पर शक होता है और घर में रखी टेलीस्कोप को देखकर उसका शक और गहराता है, मगर वो पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं हो पाता। टाइगर और जोया अपने घर में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर दिखाया जाता है जो पाकिस्तानी पीएम हैं वो इंडिया के साथ अपने अच्छे संबंध के लिए करार करना चाहती हैं।
लेकिन जोया इस पर कहती है कि अगर ये पाकिस्तानी पीएम इंडिया के साथ शांति से रहना चाहेंगी तो आईएसआई इन्हें मार देगी या फिर जीने नहीं देगी और या फिर इनकी सत्ता हिला देगी। जिस पर टाइगर कहता है कि अच्छे पीएम होने चाहिए। इसके बाद टाइगर के पास रॉ एजेंट का दोबारा से मैसेज आता है और टाइगर अपने सिस्टम के साथ में एक अलग कोने में जाके बैठ जाता है, जहां पर वो उसे एक नए मिशन के बारे में बताती हैं। वो उन्हें इन्फॉर्म करती हैं एक जिब्रान के बारे में, जो कि इस टाइम सेंट पीटर्सबर्ग रसिया के अंदर है। उससे उनकी मीटिंग 2 दिन बाद होने वाली है। वो टाइगर को बताती हैं कि जिब्रान को सही सलामत 2 दिन तक उनके सामने पेश करें। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रसिया के अंदर। रसिया की स्ट्रीट्स पर हमें जिब्रान दिखाया जाता है। वो एक कॉफ़ी शॉप के बाहर एक कॉफ़ी ऑर्डर करता है, जिस पर कॉफ़ी वाला उसे कॉफ़ी के नीचे एक रिसीवर लगा कर देता है। जब जिब्रान रिसीवर से सुनता है तो लाइन पर टाइगर होता है। टाइगर उसके पीछे उसे गाइड कर रहा होता है और उसे बताता है कि डबल एजेंट का शक तुम्हारे ऊपर है, तुमने रॉ के एसेट्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मगर जिब्रान इस पर कहता है कि अगर तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाओगे तो मैं मैडम से कंप्लेन कर दूंगा। जिस पर टाइगर कहता है कि कंप्लेन तो तुम तब करोगे जब कंप्लेन करने के लिए जिंदा बचोगे। तो जिब्रान पूछता है ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि तुम्हारे पीछे कुछ ऐसे बंदे लगे हुए हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देना चाहते 2 दिन के अंदर, और वो तुम्हें किसी भी टाइम मार सकते हैं। इस पर जिब्रान को पहले उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, मगर टाइगर उसे जैसे जैसे गाइड करता है वो उन स्टेप्स को फॉलो करता है और टाइगर उसे एक बस के अंदर चढ़ने के लिए कहता है। जिब्रान बस के अंदर चढ़ जाता है, पर लेकिन जब बस से वो दोनों उतर रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि टाइगर ने जिब्रान को बचा लिया और वो 2 बंदे जो उसके पीछे लग रहे थे उन्हें बस में ही मार दिया है। मगर उसके बाद बाकी के और एजेंट्स आकर जिब्रान के ऊपर फायर कर देते हैं ओपन स्ट्रीट में। टाइगर उसे लेकर वहां से भागता है और इसी बीच में एक बाइकर आकर उन पर अटैक करने लग जाता है। टाइगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसकर जिब्रान को उस बाइकर से बचाता है और अचानक से उस बाइकर पर हमला करके उसे बाइक से गिरा देता है। और इसी बीच जब बाइकर गिर के खड़ा होता है तो पता लगता है वो एक लड़की है और उसका हेलमेट गिर जाता है। तो ये रिवील होता है कि बाइकर और कोई नहीं, जोया है। और टाइगर ने जोया पर गन तानी हुई होती है, मगर जोया को देखकर वो फायर नहीं कर पाता। जिब्रान उससे कहता है कि गोली चलाओ गोली चलाओ, पर वो जिब्रान को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जोया जिब्रान और टाइगर के पीछे भागने लगती है। टाइगर जिब्रान को लेकर एक अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन जोया उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। टाइगर सेफली जिब्रान को मेट्रो के अंदर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब जिब्रान जोया के हाथ से निकल चुका होता है, उन्हीं के आंखों के सामने से। इसके बाद वो टाइगर का पीछा करने लग जाती है। टाइगर टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमाकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो जोया टाइगर के ऊपर अटैक कर देती है। जोया टाइगर के ऊपर काफ़ी सारे वार करती है, लेकिन टाइगर पलटवार नहीं करता और सिर्फ उसके सारे वारों को डिफेंस करता रहता है और उसे नोटिस करता रहता है कि ये असली जोया वही है या कोई और जोया फिर भी नहीं मानती, लगातार कंटिन्यूसली उस पर वार करे जाती है। और इसी बीच टाइगर एंड में अपना जो चेहरा है वो रिवील कर देता है जोया को। और इसके बाद टाइगर जोया से कहता है कि जोया तुमने ठीक ही कहा था, एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। इस पर जोया कहती है कि टाइगर ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरी जगह अगर तुम भी होते तो शायद तुम भी यही करते जो मैंने किया है। और वो टाइगर को बताती है कि शायद गोपी भी सारा सच नहीं जानता। और जब तक जोया टाइगर को कुछ बता पाती तभी पीछे से आकर अचानक से कोई अननोन पर्सन टाइगर के ऊपर हमला कर देता है। और अगले सीन में हमें टाइगर बंदी बनाया हुआ दिखाया जाता है एक बेसमेंट के अंदर, जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता है। टाइगर बंदी बना हुआ होता है और इसी बीच उसके साइड से एक प्रोजेक्टर चलता है, जिस पर एक आदमी घूमता हुआ दिखाया जाता है। यह आदमी और कोई नहीं, ये वही आतिश रहमान है जो स्टार्टिंग में हमें यंग जोया के साथ में दिखाया गया था। अब जोया इसके पास में बंदी बनी हुई है और जोया उससे कहती है कि इस सब में टाइगर का कोई दोष नहीं है, मैंने तुमसे मना कर रहा था कि टाइगर को इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। इतना सुनने के बाद टाइगर जोया से पूछता है कि जोया क्या कीमत लगाई तुमने अपनी? और इसके बाद आतिश रहमान रिप्लाई करता है कि कीमत वही है जो तुम अब लगाने वाले हो, जिसे तुम पे करोगे। और हमें दिखाया जाता है जो टाइगर का बेटा है जूनियर, वो भी आतिश की गिरफ्त में है और वो कहता है कि अगर तुम्हें जूनियर को बचाना है तो मेरे एक प्लान को सक्सेसफुल करना होगा। प्लान बताने से पहले वो टाइगर को एक बैकग्राउंड स्टोरी सुनाता है और पीछे ले जाता है 2011 में वियना के अंदर, जहां पर एक पीस समिट का आयोजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके मुख्य अतिथि थे पाकिस्तान के डीजी रियाज और इंडिया के चीफ जनरल रुबैरियो। इसी दौरान एक मीटिंग के अंदर आतिश, जोया और उनके सीनियर को दिखाया जाता है, जहाँ पे सीनियर आतिश को कमांड करते हैं
कि इस मीटिंग की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और आपको ये इंश्योर करना होगा उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। जहाँ पर आतिश जो होता है वो अपने सीनियर से कन्फ्रंट करता है कि हम इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे क्यों कर रहे हैं, जब उन्होंने बार बार हमारे साथ में विश्वासघात किया है तो हमें भी इस बात का जवाब देना चाहिए। मगर उनके सीनियर अपनी बात पर अड़े रहते हैं और उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी अलॉट कर देते हैं। वहाँ पर आतिश उनके आगे उन्हें इंश्योर करता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मगर वापस अपने रूम में आकर शाहीन और जोया के साथ में मिलकर वो प्लान को चेंज कर देता है, जहाँ पर वो जोया को बताता है कि मैं इस मीटिंग को सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। वहाँ पर वो जोया को बताता है कि इंडिया से जनरल रुबेरियो 2 घंटे में आने वाले हैं और उनकी हत्या की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी जोया। जोया इस पर आतिश से कहती है कि अगर ये मजाक है तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। और वो कहता है कि अगर ये मजाक नहीं है तो वो कहती है कि तुम्हें जनरल रुबेरियो को मारने से पहले मेरे पे से गुजरना होगा, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया की पीस के बीच में कोई तीसरा बंदा आए। जोया के मना करने पर आतिश नाराज हो जाता है और जोया को बंदी बना लेता है। आतिश को परेशान देखकर उसकी वाइफ शाहीन उसके पास में आती है और उससे कहती है कि तुम्हारा प्लान जोया पर डिपेंड नहीं करता, मैं अकेले भी इस प्लान को सक्सेसफुल बना सकती हूँ। और हमारा अनबॉर्न चाइल्ड अभी से ही अगर प्लान में शरीक होगा तो इससे अच्छा हम दोनों के लिए और हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं हो सकता। और इसी बीच बैकग्राउंड में जोया एक इंडियन डेलीगेट को उनकी बातें सुनवा देती है और ये फ़ोन लगता है टाइगर के पास में जो उसी होटल में रह रहा होता है। वो सारी बातें सुन लेता है और सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में समझ जाता है। तभी वो अपने सारी टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि चीफ़ की सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है और हम उसी तरीके से अब इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर चीफ़ का काफ़िला पहुँच जाता है और शाहीन अपनी सिचुएशन ले लेती है। टाइगर के वहां पहुंचने से पहले शाहीन उन पर फायर कर देती है और उनके कुछ आदमियों को अपनी जान से हाथ गंवाने पड़ जाते हैं। मगर टाइगर सही समय पर पहुंचकर चीफ को बचा लेते हैं और एक फायर करते हैं और शाहीन की जिसमें मृत्यु हो जाती है। चीफ के ऊपर अटैक की बात सारे देश में फैल जाती है आग की तरह और मीडिया वाले भी इस बात का अनुमान लगा रहे होते हैं कि ये जो भी काम कर रहा है ये किसी इनसाइडर का काम है और किसी एजेंट का काम है, पर अभी तक अटैकर को आइडेंटिफाई नहीं किया गया होता। इसके बाद आतिश जो है अपने रूम के अंदर आता है जहाँ पर उसने जोया को बंदी बनाया हुआ होता है। वो जोया को बताता है इंसिडेंट के बारे में। जोया कहती है कि मैं तो यहाँ पर बंद थी तो तुमने किस एजेंट को भेजा वहाँ पर। तब वो बताता है कि अभी बहुत ही जल्दी जो जनरल रियाज हैं वो एक कमेटी बिठाने वाले हैं और इंटरनल इंक्वायरी होगी और इस सब में मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, तुम मुझे हैंडकफ करो और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। इस पर जोया आतिश से कहती है कि जनरल रियाज से मैं बात कर लूँगी और तुम्हें बचा लूँगी, तुम बस इस पीस समिट को सक्सेसफुली होने दो। पर लेकिन आतिश गुस्से में आकर ये कहता है कि जोया क्या तुम जानती हो कि तुमने कितना बड़ा क्राइम कमिट कर दिया है, कितनी बड़ी गलती तुम्हारे एंड पर हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जो तुम्हारी एक इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से मारी गई है और उसके पेट में मेरा अनबॉर्न बच्चा भी मारा गया है और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। इसके बाद आतिश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और टाइगर को दिखाया जाता है जिसने पीस समिट को सक्सेसफुल होने दिया। पर लेकिन ये बात भी लीक नहीं होने दी कि इसके पीछे एक पाकिस्तानी एजेंट का हाथ है। इस बात को दबा के रखा गया। अब पाकिस्तानी आर्मी आतिश रहमान को अपने अकॉर्डिंग पनिशमेंट देती है। उनके सारे बैच ऑफ ऑनर छीन लिए जाते हैं और उन्हें एक काल कोठरी के अंदर में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर आतिश की फ्रस्ट्रेशन दिखाई जाती है जो खुद से ये बात करता है कि मैंने देश को सब चीज़ दिया और देश ने मुझे बदले में क्या दिया। वही सारी बातें टाइगर को बता रहा होता है और उसे बताता है कि कैसे तुमने मेरा पास्ट में प्लान अनसक्सेसफुल करवाया और उसके बाद में मेरी बीवी शाहीन और मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और वैसे ही मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लूँगा। और वो जूनियर को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसकी एंटीडोट सिर्फ आतिश के पास में होती है और वो बताता है कि अगर ये एंटीडोट इसे ना दी गई तो इसकी जान चली जाएगी। जूनियर को बचाने के लिए टाइगर उसके प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए हामी भर देता है और कहता है कि जो भी टास्क तुम मुझे दोगे उसे मैं अकेला कर दूंगा। और जो आतिश उन्हें टास्क प्रोवाइड करता है उसके तहत टाइगर को चाइना से पाकिस्तान के PLA कोड्स चुराने होते हैं और लाकर आतिश को थमाने होते हैं। इसके लिए टाइगर इंडिया में अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और उनसे मिलने के लिए एक सीक्रेट जगह पर बुलाता है। अब सीन शिफ्ट होता है इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल के अंदर टाइगर ने अपने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया था और टास्क में उसकी हेल्प लेने के लिए बुलाया था। मगर वहाँ ऊपर बुलाया उन्होंने एक को था और एक के साथ दो फ्री आते हैं टाइगर की हेल्प करने के लिए। वो जूनियर होते हैं और वो उनका बहुत मन होता है टाइगर के साथ में काम करने का।
वहाँ पर वो सारे मिलकर प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका ढूंढते हैं। ब्रीफकेस एक्सचेंज जो है वो चाइनीज़ और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में होना था, और उससे पहले वो ब्रीफकेस रखा गया है एक वॉल्ट के अंदर, और वो वॉल्ट एक अली बाबा की गुफा से कम नहीं है। अली बाबा की गुफा की चाबी है जनरल जिमायू, जो कि चाइनीज़ की एक जनरल हैं जो फाइटिंग में ट्रेंड करती हैं वहाँ के आर्मी के लड़कों को। उनकी आइरिस स्कैनर से ही वो वॉल्ट खुल सकता है। वहाँ पर उन्हीं की टीम का एक मेंबर बताता है कि कैसे हम जनरल जिमायू की आइरिस स्कैनर को एक डिवाइस से स्कैन कर सकते हैं और बाद में उस वोल्ट को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइगर कहता है कि आइरिस स्कैन करने की जिम्मेदारी जोया की होगी और अली बाबा की गुफा के बाहर 40 चोरों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगली सुबह जोया उसी बाथरूम में जाती है जहाँ पर जनरल जुमायू मौजूद होती हैं और उनकी वर्कर को बेहोश कर देती है। फिर उनके बराबर में आकर लेट जाती है और उनसे बातें करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर टाइगर अपनी दोस्त की हेल्प से क्रेन पर चढ़कर बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर पर जंप करता है। मगर जनरल जुमायू जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। वो पहचान जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ को, और वो कन्फ्रंट करती है जोया के साथ में। उसे बताती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जबकि यहाँ पर विजिटर्स का आना अलाउड नहीं था। इसके बाद उन दोनों की एक जोरदार फाइट होती है, जिसके अंदर पहले तो जनरल जुमायू बहुत ही आसानी से जोया को टैकल कर लेती हैं। वहीं दूसरी ओर टाइगर छत से बैल के रास्ते होते हुए उल्टे लटक कर नीचे वॉल्ट तक पहुंच जाता है, और फाइनली जोया जनरल जुमायू को ओवरकम करने में सक्सेसफुल हो जाती है और उसी आंख से आइरिस स्कैनिंग कर लेती है, जिसे वो बाहर बैठे हुए राकेश जी को पहुंचाते हैं, और वो पहुंचाते हैं फिर टाइगर के पास में, और वोल्ट का गेट खुल जाता है। आइरिस स्कैनर देने के बाद में जोया वहां से गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों के पास निकल जाती है, और टाइगर भी पीएलए कोड्स को हासिल करके वहां से निकलने वाला होता है, मगर उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो जानता है कि उसे कैमरे में देख लिया गया है और वो सारी तरफ से घिर गया है। इसके बाद भी टाइगर छत के रास्ते कूदकर कार में बैठकर भागने की पूरी कोशिश करता है, मगर कार में भागते हुए उसे पहले सामने से घेर लिया जाता है, फिर पीछे से भी घेर लिया जाता है, और वो उस कंट्री की टोटल पुलिस जो है वो उसकी घेराबंदी कर लेती है और उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है। मगर टाइगर इसके उलट उनके हाथों सरेंडर नहीं होना चाहता और अपने एक टीम मेंबर के साथ में वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है, और उस टीम मेंबर को अंडरपास के अंदर उतार देता है और उसे हिदायत देता है कि तुम्हें जोया के साथ में होना चाहिए, जोया को बचाओ। वहीं दूसरी ओर जोया बाकी दो टीम मेंबर्स के साथ में होती है और उनसे पीएलए कोड्स अपने कब्जे में ले लेती है। जब वो इसके बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि बाकी का माजरा टाइगर अपने आप समझा देगा, और जोया उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उन दोनों को ये बात समझ में आती है कि टाइगर ने और जोया ने मिलकर उन दोनों का पागल काट दिया है, और दूसरी ओर टाइगर जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और सरेंडर कर देता है। वो पीएलए कोड्स लेकर जोया एक खाली ऑडिटोरियम में आतिश के पास में पहुंचती है उसके बताए हुए ठिकाने पर, और डील के अनुसार वो पीएलए कोड्स लाकर आतिश को दे देती है। इसके बाद वो अपने बेटे जूनियर की रिहाई की मांग करती है, तो आतिश जूनियर को रिहा कर देता है और उस इंजेक्शन के एंटीडोट को भी उन्हें दे देता है। अब बार बार उन्हें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएलए कोड्स मिलने के बाद में आतिश एक दूसरी चाल चलता है।